हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का यूनिट सेकंड है उसका वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो पहले वीडियो के अंदर अपन ने यूनिट फर्स्ट को लगभग कंप्लीटली पूरा कर दिया था। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए ताकि आपको दूसरा यूनिट आसानी से समझ में आए। अब जो 12th क्लास के अंदर बायोलॉजी के अंदर पहली इकाई है उसका दूसरा यूनिट है जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे नर और मादा युग्मकोश विधि संरचना है उसका विकास। पहले यूनिट के अंदर अपन ने पढ़ा था आवर्तबीजी पादपों में जनन किस प्रकार से होता है, जिसमें अपन ने दो पढ़े थे, एक अलैंगिक जनन और एक पढ़ा अपन ने लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर अपन ने दो पार्ट पढ़े थे, एक प्राकृतिक कायिक जनन कायिक प्रवर्धन और एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। दो चीजें अपन ने देखी थी और एक अनिषेक विधि का देखा था। ठीक है, तो ये आपके आज अपन पढ़ेंगे आवर्तबीजी पादपों में जो लैंगिक जनन है इसके द्वारा होता है पुष्प के द्वारा। तो पुष्प के अंदर नर और मादा युग्मकोश विधि संरचना इसका विकास कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे भी हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आवर्तबीजी पादपों में जनन अंग के रूप में पुष्प उत्पन्न होता है। आवर्तबीजी पादपों में मैंने पहले भी बता दिया था, आवर्तबीजी पादपों के अंदर सबसे बढ़िया चीज इसकी विशेषता ये होती है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, आवर्तबीजी पादपों की सबसे बढ़िया विशेषता ये होती है कि इसमें जनन के लिए पुष्प उत्पन्न होता है। जनन के लिए क्या होता है, पुष्प उत्पन्न होता है, यानी कि पुष्प आवर्तबीजी पादपों का जनन का प्रमुख भाग होता है। कौन सा जनन, तो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की सभी प्रावस्थाएं पुष्प में ही संपन्न होती है। अब लैंगिक जनन की सभी प्रावस्थाएं कहां संपन्न होती है, पुष्प में। अब मेरे को कोई बता सकता है कि लैंगिक जनन की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, आपको कमेंट के उत्तर देना है कि लैंगिक जनन की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। ये सभी प्रक्रिया आपको कमेंट के उत्तर देना है। मैंने आपको बताया हुआ है पहले यूनिट में लैंगिक जनन की सभी प्रक्रियाएं पुष्प में संपन्न होती है। इसलिए पुष्प एक आवर्तबीजी पादप का जनन अंग है। आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो है आकार की दृष्टि से पुष्प एक रूपांतरित पर्व है। तो मैंने पहले यूनिट में भी देखा था, आकार की दृष्टि से पुष्प एक क्या है, रूपांतरित पर्व है। रूपांतरित क्यों है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो निर्माण कहां से होता है, पर्व संधियों से। यदि आप देखोगे तो सबसे पहले जो बीज होता है, बीज को आप क्या करते हो, जमीन में इसको क्या करते हो, बोते हो और बोने के बाद बीज का क्या होता है, अंकुरण होता है, बीजांकुर होता है। बीजांकुर से एक तो बनता है ऊपर की ओर पर्व। मैंने आपको कहा था कि पर्व का उत्तर आपको कमेंट में देना है। एक पर्व और एक आपको मिलेगा मूल रोग। दो चीजें मिलेगी, पर्व जो बनेगा वो ऊपर की ओर जाएगा बाह्य भाग और मूल रोग से हमेशा क्या बनती है, मूल बनती है और पर्व से क्या बनता है, तना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से पर्व कौन है, तना है। तना कोई रूपांतरित पर्व नहीं है। तना तो क्या है, बीज के अंकुरण के समय पहले जो निर्मित होता है वो है पर्व से तना। इसलिए तना कोई रूपांतरित पार्ट नहीं है, ये तना बन गया। तने से क्या बनेगी, शाखाएं। ठीक है, शाखा के आगे फिर क्या लगेंगे, पत्तियां लगेंगी। ठीक है, पत्तियां जो है पत्तियों के पास में क्या लगेंगे, पुष्प लगेंगे। तो ये देखो अब पुष्प जो है वो क्या है, एक रूपांतरित पर्व है, एक क्या है, मॉडिफाइड शूट है, रूपांतरित पर्व है। ध्यान रखना, पुष्प को रूपांतरित पर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पौधे के रूपांतरण से बनता है, यानी कि पत्तियों से बन सकता है, पर्व संधियों के स्थान पर जब भोजन जमाने से बन सकता है। ये एक रूपांतरित पर्व है पर्व संधियों पर। अब जो ये पर्व संधि किसे कहोगे, मैंने आपको बताया हुआ है, पर्व संधि। हमेशा ध्यान रखो ये तना है, तने में स्थान पर क्या पाई जाती है, गांठों के समान संरचना पाई जाती है। यदि आप गन्ने को देखोगे, गन्ना, तो गन्ने को जैसे आप खाते हो तो उसको तोड़ने के लिए जिस भाग से आप तोड़ते हो उस पार्ट को पर्व संधि कहते हैं, पर्व संधि। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है पर्व संधियों पर बनती है एवं पूर्व रूपांगों के रूप में पुष्प पत्र व्यवस्थित रहते हैं। पुष्प पत्र कहां व्यवस्थित रहते हैं,
ये जो पर्व संधि है, यहां से कोई पुष्प बनेगा, यहां से कोई पुष्प बनेगा, यहां से पुष्प बनेगा, और कैसा पुष्प होगा, यहां तो बंदी होगा और यहां कैसा होगा, उर्वर। अब बंदी और उर्वर किसे कहोगे, बंदी का मतलब है ये पुष्प नपुंसक हो सकता है, यानी कि ये जन्म के अंदर भाग नहीं लेगा। कोई पुष्प होता है वो नपुंसक होता है, ठीक है, जन्म के अंदर भाग नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ पुष्प उर्वर होते हैं, यानी कि फर्टाइल होते हैं, जिससे क्या बनता है, आगे जाकर फल का निर्माण होता है। तो कुछ तो जन्म के अंदर भाग लेते हैं और कुछ क्या रह जाते हैं, बांझ रह जाते हैं, बांझ आप कह सकते हो, ठीक है। जिस प्रकार से संतान की स्थिति नहीं होती उसको बांझ कहते हैं, तो इस बंजे का मतलब बांझ है। वो पुष्प बांझ भी हो सकता है, वो पुष्प फर्टाइल भी हो सकता है, उर्वर भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आकार की दृष्टि से पुष्प रूपांतरित पर्व है, क्यों है, तो आपको मैंने बता दिया। पर्व संधियों पर बंधे उर्वर उपांगों के रूप में पुष्प पत्र व्यवस्थित रहते हैं। क्या व्यवस्थित रहते हैं, पुष्प पत्र व्यवस्थित रहते हैं। इसलिए पुष्प को, ये जो बंदी और उर्वर उपांगों के रूप में पुष्प व्यवस्थित है, इस कारण ही पुष्प को क्या कहते हैं, बीजाणु पर्णधारी पर्व, बीजाणु पर्णधारी पर्व। अब आप पुष्प को क्या कह सकते हो, बीजाणु पर्णधारी पर्व भी कह सकते हो। और क्यों कहोगे, क्योंकि पर्व संधियों के ऊपर बंदी और उर्वर रूप में क्या पाया जाता है, पुष्प पत्र व्यवस्थित रहते हैं, इस कारण इसको क्या कहते हैं, बीजाणु पर्णधारी पर्व कहते हैं। आगे है सामान्यतः पुष्प के दो चक्र होते हैं, मैंने आपको बता दिया था पहले वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। दो चक्र होते हैं, एक होता है आवश्यक चक्र जिसको जननशील चक्र कहते हैं, एक होता है सहायक चक्र। दो चक्र होते हैं, आवश्यक या जननशील जो चक्र है इसके अंदर क्या आएगा, एक आएगा पुंकेसर नरजनन, एक आएगा जायान मादा जनन। ये जो पुमंग है, पुंकेसर है, इसके प्रत्येक सदस्य को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुमंग के प्रत्येक सदस्य को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और अलग अलग कुल के अंदर पुंकेसरों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे अपन ने 11th के अंदर प्रश्न किया था 16 ने से धतूरे का पुष्प का, तो उसके अंदर 5 पुंकेसर थे और 5 पुंकेसरों को एक साथ में पुमंग कहते हैं, प्रत्येक सदस्य को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर जायान, इसको स्त्री केसर कहते हैं, मादा जनन अंगे, और इसके प्रत्येक सदस्य को क्या कहते हैं, अंडक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडक। अंडक जैसे संयुक्तांडवी, द्वितीयांडवी, एकअंडवी, द्विअंडवी, बहुअंडवी, ये चीजें हमने देखी थी। तो जायान जो इसके प्रत्येक सदस्य को क्या कहते हैं, अंडक। अंडक कई प्रकार का होता है। फिर सहायक चक्र के अंदर आप क्या देखोगे, सहायक चक्र के अंदर एक आता है बाह्य दल और एक आता है दल। बाह्य दल सबसे बाहर की पुष्पासन से ऊपर का पार्ट बाह्य दल, जो जनन के अंदर सहायता करता है, तो ये बाह्य दल हो गया। बाह्य दल प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है, बाह्य दल। ये बाह्य दल पुंज है, पुंज का मतलब समूह, और दल पुंज, दल पुंज मतलब दलों का समूह। प्रत्येक सदस्य को बाह्य दल कहोगे, प्रत्येक सदस्य को क्या कहोगे, दल कहोगे। बीजाणु पर्ण पुंकेसर जो कि नर जनन अंग, पुंकेसर क्या है भाई, नर जनन अंग है। ये मैंने आपको बता दिया है। पुंकेसर को यहाँ लघु बीजाणु पर्ण को, या आपको ध्यान रखना है, पुंकेसर को यहाँ लघु बीजाणु पर्ण, पुंकेसर को कहते हैं स्टेमेन और लघु बीजाणु पर्ण को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफाइट, ठीक है। पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण के बारे में देखते हैं। अपन ने कल वाले वीडियो में देखा था, पुंकेसर के तीन प्रकार होते हैं। पुंकेसर के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन ने देखा था पूतंतु। पूतंतु एक डंठलनुमा संरचना है, ठीक है, वृत्तनुमा संरचना जो है वो पूतंतु, ठीक है। और ये पूतंतु आगे चलकर किससे जुड़ा रहता है, अंडाशय से, ओवरी से जुड़ा रहता है ये, ठीक है। ये दल लग्न भी होता है, कई बार दल से भी जुड़ा होता है, तो दल लग्न हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। पुंकेसर जो है इसका नीचे वाला पार्ट पूतंतु जो होता है वो अंडाशय से जुड़ा रहता है, और दल लग्न दल से भी जुड़ा हो सकता है। फिर दूसरा जो पार्ट है वो इसके अंदर यूजी, यूजी एक बंधी ऊतक है। यूजी एक प्रकार का ऊतक है जो पराग पालियां, यानी कि जो पराग कोष के अंदर एक पाली ये है और एक है ये दूसरी पाली। पुंकेसर का जो पराग कोष है इसके अंदर 2 पालियां होती है। पराग कोष के अंदर 2 पालियां होती है, एक पहली और एक दूसरी। दोनों पालियों को जोड़ने का काम, दोनों को जोड़ने का काम, कनेक्ट करने का काम कौन करता है, संयोजी। और ये संयोजी एक प्रकार का बंधी ऊतक है, ध्यान रखना है। फिर पराग कोष के अंदर 2 पालियां, फर्स्ट पाली और सेकंड पाली, दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, यूजी ने, संयोजी ने, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो पुंकेसर है
इसके अंदर जो पराग कण है, सॉरी ये पराग जो कोश है, इस पराग कोश को परागपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? परागपुट। और परागपुट को, पराग कोश को या लघु बीजाणु दानी को एक भाग है। लघु बीजाणु दानी, ये लघु बीजाणु दानी है और ये लघु बीजाणु पर्ण है। पर्ण का मतलब पत्ती से लिया गया है क्योंकि ये कोष्ठ है, ये पत्ती का रूपांतरण है। पुंकेसर के 3 भाग है। पुंकेसर के कितने भाग है बोलो भाई? परागकोश, युजी और पूतंतु। सबका मैंने आपको बता दिया। परागकोश परिपक्व, परागकोश में 2 पालियां होती है। जब ये परागकोश परिपक्व हो जाता है, मतलब पूरा व्यस्त हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो इसमें 2 पालियां होती है, एक फर्स्ट पाली और एक सेकंड पाली। 2 पालियां होती है जो एक दूसरे से योजी द्वारा संधि करती है। योजी एक प्रकार का बंधीय ऊतक है। परागकोश की प्रत्येक पाली 2 भागों में विभाजित होती है। परागकोश की प्रत्येक पाली, जब इसको आप देखोगे तो इसके भी 2 भाग होंगे और इसके भी कितने भाग होंगे? 2। यानी कि परागकोश की प्रत्येक पाली 2 प्रकोष्ठों के अंदर 2 चेंबर बने। जैसे इस रूम के अंदर मैं 2 डिवाइडेशन कर दूं, 1 2, ये 1 में, ये पास वाला रूम है, ये 2 क्या हो गए? 2 हो गए। परागकोश के अंदर 2 पालियां होगी, पहला रूम दूसरा रूम। अब दोनों को मैं क्या करूं? दोनों को मैं डिवाइडेड कर दूं। इसको मैं यहां से ऐसे करके अलग-अलग कर दूं, तो इसके अंदर भी 1 पाली, इसके अंदर भी 1 पाली, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। मतलब प्रत्येक के अंदर कितनी पालियां होती है बोलो भाई? परागकोश की प्रत्येक पाली में 2 चेंबर पाए जाते हैं। इसके अंदर 1 2, इसके अंदर 1 और 2। इसको जब यहां से आप काटते हो, इसके अंदर जब आप टीएस बनाते हो, टीएस स्लाइड बनाते हो, और इसके अंदर आपको 4 पार्ट देखने को मिलेंगे और 4 पार्ट के अंदर फिर आप अलग-अलग संरचना को देखोगे। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण होता है। फिर परागकोश की प्रत्येक पाली में 2 भागों में विभाजित होती है, मतलब 2 चेंबर बने होते हैं। इसलिए प्रत्येक द्विपालित परागकोश, द्विपालित परागकोश होगा क्योंकि 2 पालियां होंगी तो इसको द्विपालित कहते हैं। मालवेसिकुल, अभी नोट में आगे लिखा है, मालवेसिकुल में परागकोश 1 पालित होता है। जो मालवेसिकुल है, बताओ मालवेसिकुल के अंदर कौन कौन आता है? हल्का सा स्मरण करो, कौन कौन से कोष पाएंगे मालवेसिकुल में? कपास, भिंडी, गुड़हल, ये किसके अंदर आएंगे? मालवेसिकुल 11th के अंदर आपने पढ़ा था भाई, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। मालवेसिकुल में परागकोश 1 पालित होता है, बाकी लगभग सभी कुल सोलेनेसी पढ़ा अपन ने, ब्रेसी, केसी, ठीक है, जितने भी अपन ने पढ़े, ग्रेमी, सभी कुलों के अंदर क्या होता है? पराग जो कोश होता है वो द्विपालित होता है, लेकिन मालवेसी के अंदर 1 पालित होता है। प्रश्न आ सकता है 1 पालित परागकोश आवक बीजी पादपों के कौन से कुल के अंदर होता है? तो मालवेसी कुल के अंदर। तो बताओ मालवेसी कुल के अंदर 1 पालित परागकोश होगा तो उसके अंदर कितने लघु बीजाणु दानियां होगी? 2 होगी, क्योंकि प्रत्येक के अंदर 2 है, तो इसके अंदर 1 पालित है, मतलब लघु बीजाणु दानियां कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है परागकोश की प्रत्येक पाली 2 भागों में विभाजित होती है, इसलिए प्रत्येक द्विपालित परागकोश 4 परागकूटों, 4 परागकूट, 1 2 3 और 4 परागकूटों या परागकूट को आप कह सकते हो लघु बीजाणु दानी। इस परागकोश के अंदर जो 1 2 3 और 4 पार्ट, इसी को परागकोश भी कह सकते हो, परागकूट भी कह सकते हो, या लघु बीजाणु दानी भी कह सकते हो। तो एक परागकोश के अंदर कितनी लघु बीजाणु दानियां होती है? 1 2 3 और 4। लेकिन मालवेसी कुल के अंदर कितनी होगी? ये पूरा 1 पालित होगा, तो 1 पालित होगा तो 1 और 2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लघु बीजाणु दानियां, ये जो लघु बीजाणु दानियां है, इसके अंदर लघु बीजाणु अथवा पराग कणों का क्या होता है? निर्माण। मैंने पहले भी आपको बता दिया था, परागकोश के अंदर किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। परागकोश के अंदर किसका निर्माण होता है? पराग कणों का। मोटे रूप से तो ये हो गया, लेकिन मैं इसके अंदर और जाऊं तो पराग जो कोश है, परागकोश के अंदर क्या होती है? लघु बीजाणु दानियां, जिसको परागकूट कहते हैं, कितनी होती है? तो प्रत्येक के अंदर 1 2 1 2, प्रत्येक के अंदर 2 होती है, मतलब 4 लघु बीजाणु दानियां होती है। और 4 लघु बीजाणु दानियों के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, या पराग कण बनते हैं। और जैसे पराग कण परिपक्व हो जाएंगे तो ये जो परागकोश है ये क्या होता है? स्फुटित हो जाता है, मतलब ये अपने आप फूट जाएगा, और जिसकी वजह से जो पराग कण है वो इस परागकोश में से बाहर आ जाएंगे
और जनन की क्रिया संपन्न होगी। इस आरंभिक अवस्था में प्रत्येक लघु बीजाणुओं में सुनिश्चित बाह्य त्वचा द्वारा घेरा हुआ अविभेदित कोशिकाओं का समरूपी समूह होता है। देखो ये जो मैंने संरचना बनाई है, ये जो संरचना है ये किसकी है? ये संरचना है परागकोश की। किसकी है? परागकोश की संरचना है। और इस परागकोश की संरचना के अंदर आपको 1 2 3 और 4 क्या दिख रही है? लघु बीजाणु धानियां, जिसको परागपुट कहते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि परागकोश कितने पाली हो गया? एक पाली इस चीज के बीच में ये संयोजी है, एक पाली ये होगी, एक पाली ये होगी। जब इसको आप यहाँ से काट कर इसके पीएस को देखोगे तो इसकी संरचना किस प्रकार से दिखेगी वो भी मैंने आगे बनाई है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले परागकोश के अंदर 1 पाली 2 पाली 3 पाली और 4 पालियां होती है। अब इसके अंदर जब आप इसको देखोगे तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। जब देखो यहाँ पे है, ये तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है आरंभिक अवस्था में प्रत्येक लघु बीजाणुओं में सुनिश्चित बाह्य त्वचा होती है। आरंभिक अवस्था के अंदर जब परागकोश का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता, आरंभिक यानी कि परागकोश का पूर्ण रूप से विकास, उसके अंदर पाए जाने वाले परागकणों का विकास अभी तक नहीं हुआ है, तो आरंभिक अवस्था में प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में सुनिश्चित बाह्य त्वचा का घेरा होता है। ये जो आपको दिख रही है ये पूरी क्या है? एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है। बाह्य त्वचा का घेरा होता है अविभेदित कोशिकाओं का समरूपी समूह। आरंभिक अवस्था के अंदर जो बाह्य त्वचा है इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। बाद में जैसे जैसे ये आगे होता जाता है तो इसके अंदर विभाजन होता रहता है। विभाजन के द्वारा इसके अंदर अलग अलग टाइप्स बनते हैं, जिसमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप इसके अंदर क्या बनेंगे? अनेक संरचनात्मक परिवर्तन होंगे, अर्थात इसके अंदर क्या होगा? कई सारे परिवर्तन होंगे। फलस्वरूप 4 परागपुटों का निर्माण होता है। ये जो मैंने संरचना बनाई है 1 2 3 और 4 अभी तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। पहले आरंभिक अवस्था के अंदर स्पष्ट नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है? ये जो बाह्य त्वचा है यह अविभेदित होती है और समरूपी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। और जैसे जैसे इसमें परिवर्तन होता रहता है जिसके कारण इसमें फिर परागपुटों का क्या होता है? निर्माण होता है। प्रत्येक परागपुट की कुछ हाइपोडर्मल कोशिका है। ये जो परागपुट है, ये परागपुट मैंने परागकोश बनाया है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है। कोई तो कोशिका छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। तो ऐसी कोशिका जिसका जीवद्रव्य या मैंने को लिखा प्रत्येक परागपुट की कुछ हाइपोडर्मल कोशिकाओं अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी व सर्व जीवद्रव्य युक्त होती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रपशु सेल कहते हैं। प्रपशु सेल आर्केंजियल कोशिका है। प्रपशु सेल कैसे कहोगे? तो ये जो परागपुट है इसके अंदर कोई कोशिका बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। तो इसमें जो बड़ी कोशिका है और बड़ी कोशिका जिसके अंदर जीवद्रव्य जो होता है, जीवद्रव्य पर जो पड़ा था, जीवद्रव्य जो होता है वो सघन प्रकार का होता है, उस कोशिकाओं को प्रपशु कोशिका कहते हैं। और प्रपशु कोशिकाओं के द्वारा ही आगे चलकर इस परागकोश भित्ति का निर्माण होता है, साथ साथ में परागकणों का निर्माण होता है, यानी कि बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रपशु कोशिकाओं के अंदर फिर विभाजन होगा और इसके विभाजन के द्वारा अलग अलग दो संरचनाएं बनेगी। अभी अपन देखेंगे परागकोश का परिवर्तन। ध्यान रखना भाई, परागकोश का परिवर्तन जो होता है वो कैसा होता है? सुबीजाणुधानीय, यानी कि यूस्पोंजिएट प्रकार का होता है। सुबीजाणुधानीय प्रकार का परिवर्तन। अब आपको कहेंगे सुबीजाणुधानीय प्रकार का परिवर्तन क्या होता है? प्रश्न आ सकता है एक मिनट का। सुबीजाणुधानीय परिवर्तन किसे कहता है? परागकोश का परिवर्तन, इसका जो परिवर्तन यानी कि जो निर्माण होता है वो सुबीजाणुधानीय होता है। सुबीजाणुधानीय का मतलब क्या होता है? सु का मतलब व्यवस्थित, इसमें एक से अधिक बीजाणुधानी आरंभिकाओं से बनती है। जो इसके अंदर आरंभिक स्टेज आता है, प्रारंभिक स्टेज यानी कि जो प्राथमिक स्टेज आता है उसी स्टेज के अंदर ही परागकोश का निर्माण हो जाता है, जिसमें एक से अधिक बीजाणुधानियां आरंभिक प्रारंभिकाओं से बनती है। किससे बनती है? प्रारंभिक, यानी कि फर्स्ट स्टेज के अंदर बन जाती है, जिस कारण इसको कहते हैं सुबीजाणुधानीय प्रकार का परिवर्तन। अब इसके अंदर 1 2 3 4 परागपुट बन गए। अब परागपुट जब इसको आप देखोगे तो इसके अंदर आपको अलग अलग संरचना देखने को मिलेगी। जो सबसे पहले देखो मैंने आपको बता दिया, सबसे बाहर की संरचना उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर होगी ये एपिडर्मिस। कैसा होगा? तो ये सिंगल लेयर होगा, एक परत ही होगा, एक परत है बाहर वाली परत, और इसके ऊपर और अपने पढ़ा था पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल पाया जाता है। अपने पढ़ा हुआ ये चीज है,
ठीक है 11 के अंदर। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या आएगा, एपिडर्मिस के अंदर एक स्तरीय एंडोथीशियम आता है, यानी कि एंडोथीशियम को क्या कहते हैं अंतःस्थीशियम। एंडोथीशियम होता है और ये भी कैसा होता है एक परतीय होता है। और उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद 1 2 और 3, यहां मैंने आपको ये बाहर की एक परत पूरी पूरी बना दी एपिडर्मिस, फिर ये बना दिया एंडोथीशियम, फिर 1 2 और 3, ये जो 1 ये 2 और ये 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये जो एक परत 2 परत और 3 परत है, यानी कि 1 से 3 परतें तक एक संरचना बीच में पाई जाती है जिसको कहते हैं मध्य परत, मिडिल लेयर कहते हैं जिसको। तो सबसे पहले एपिडर्मिस हो गया, ठीक है, और एपिडर्मिस के बाद फिर क्या बन गया एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम के बाद क्या बन गया मिडिल लेयर। ये तीनों संरचना बन गई, और तीनों संरचना के बाद ये मैंने संरचना आपको दिख रही है 1 2 3 4 5, ये पूरी एक लेयर दिख रही है, ये क्या है टेपिटम है, ये क्या है टेपिटम। तो ये जो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है और टेपिटम है, ये चारों संरचनाएं मिलकर परागकोश की जो भित्ति है, परागकोश की भित्ति का निर्माण करते हैं। देखो मैंने पहले ही बता दिया, इस परागकोश जो है ये पूरा परागकोश है 1 2 3 और 4, ये क्या है परागकोश है, और इसके अंदर ये क्या है लघु बीजाणु दानी, लघु बीजाणु दानी, लघु बीजाणु दानी, लघु बीजाणु दानी। ये क्या है एक पार्ट क्या है एक पाली हो गया, और ये एक पाली, प्रत्येक पाली के अंदर प्रत्येक परागकोश के अंदर 2 पालियां होती है, और प्रत्येक पाली होती है उस पाली के अंदर क्या होता है 2 लघु बीजाणु दानियां होती है। ये अपन ने देखा मालवेसी के अंदर एक पाली होता है। तो इसके अंदर ये जो परागकोश की पालियां है, ये जो पहली पाली है दूसरी पाली, इसके अंदर सबसे पहले इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। देखो एक तो हो जाएगा इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये परागकोश की जो भित्ति है इसका निर्माण हो जाएगा एंथरवर्क। ये जो है बाहर की ओर परागकोश की भित्ति, परागकोश की भित्ति बनेगी, यहां तक पूरी भित्ति है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा भाई, ये जो जगह आपको दिख रही है खाली खाली जगह, इसमें क्या होगी बीजाणु जनन कोशिकाएं होगी। बोला है समझ में। तो ये जो आपका परागकोश है इसके 2 भाग मुख्य रूप से हो जाएंगे। जब ये परपोषित कोशिका जो है ये आगे चलकर 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करेगी, दो स्टेप बनेंगे। सबसे पहले एक तो बनेगा परागकोश, क्या बनेगा परागकोश की भित्ति, सॉरी परागकोश की भित्ति। और परागकोश की भित्ति के अंदर आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। एक ध्यान रखनी है एपिडर्मिस बाहर त्वचा होती है, एपिडर्मिस के अंदर होती है एंडोथीशियम, ठीक है, ये भी एक परत होती है, ये भी एक परत होती है, कुछ भी याद रखना है, ये एक परत की श्रृंखला है जो इसको क्या प्रदान करती है सुरक्षा प्रदान करती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद 1 से 3 परत क्या होती है मध्य परत होती है, मिडिल लेयर होती है। उसके बाद मिडिल लेयर के बाद क्या है टेपिटम। टेपिटम क्या करती है भाई, टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेपिटम सुरक्षा प्रदान करेगी किसको पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अंदर क्या बनेंगे पराग पोलन ग्रेन्स बनेंगे, और पोलन ग्रेन्स जो बनेंगे उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करेगा टेपिटम। तो अब देखो परागकोश की जो भित्ति बनेगी उसके अंदर कितने स्टेप आएंगे 4, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। 4 भाग से क्या बन जाएगी ये पूरी भित्ति बन गई। ये यहां तक भित्ति आप किताब में डायग्राम देख लेना समझ में आ जाएगा, ये भित्ति बन गई, ये यहां से ये पूरी क्या बन गई भित्ति बन गई। अब इसके अंदर खाली जगह जो दिख रहा है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगी बीजाणु जनन। हमने देखा था परागकोश थे, परागकोश के अंदर सघन जीव द्रव्य वाली मोटी कोशिकाएं, बड़े आकार की कोशिकाएं, सघन जीव द्रव्य वाली मोटी जो कोशिकाएं थी जिसको हाइपोडर्मल कोशिकाएं कहते हैं, हाइपोडर्मल कोशिकाओं का प्रकार है। सघन जीव द्रव्य वाली बड़ी कोशिका जिसको परपशु कोशिकाएं कहते हैं, आर्केंजियल कोशिकाएं कहते हैं। परपशु कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है, जो परपशु कोशिका होती है उसके अंदर परिणत विभाजन होता है, और परिणत विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बनती है, एक बनती है प्राथमिक बीजीय कोशिकाएं और एक बनती है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं। अब अपन परागकोश का निर्माण की बात करें, परागकोश का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो परागकोश के निर्माण के लिए परपशु कोशिका जिम्मेदार होती है। परपशु कोशिका कहते हैं किसे, तो सघन जीव द्रव्य वाली बड़ी कोशिकाएं परपशु कोशिकाएं कहलाती है। परपशु कोशिकाओं के अंदर सबसे पहले विभाजन होगा, परिणत विभाजन के द्वारा 2 प्रकार की कोशिका बनेंगी, प्राथमिक बीजीय कोशिकाएं और एक बनेगी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं। अब प्राथमिक बीजीय कोशिका जो होगी इससे किसका निर्माण होगा, इससे परागकोश की जो भित्ति है, प्राथमिक बीजीय कोशिका से परागकोश की भित्ति का निर्माण होगा। और
इसमें जैसे प्राथमिक द्वितीय कोशिका बढ़ेगी फिर इसमें विभाजन होता रहेगा और आगे चलकर किसका निर्माण हो जाएगा, पराग कोश की भित्ति का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और जैसे इसका निर्माण हो जाएगा तो इसकी कितनी संरचना आपको देखने को मिलेगी, बोलो 4 संरचना आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले आप देखोगे बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस और दूसरा हो जाएगा एंडोथीसियम, तीसरा हो जाएगा मिडल लेयर और चौथा और लास्ट हो जाएगा टेपिटम। ठीक है, टेपिटम हो जाएगा। तो 4 संरचनाओं का निर्माण हो जाएगा परपशु कोशिकाओं से। मैंने पहले भी कहा था परपशु कोशिका पराग कोश के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। एल्थर का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए परपशु कोशिका जिम्मेदार है। और परपशु कोशिका किसे कहते हैं मैंने बता दिया। इसमें सबसे पहले परिणत विभाजन होगा जिससे 2 कोशिकाएं बनेगी और 2 कोशिका ही आगे चलकर क्या करेगी, पूरा पराग कोश का क्या करेगी, निर्माण करेगी। जिस प्रकार से अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं और मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज बनता है और युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर पूरा शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से प्रोसेस यहाँ पे है प्रपशु कोशिकाएं और प्रपशु कोशिकाओं में परिणत विभाजन से प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं और प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिकाएं। अब मैंने पहले भी कहा था आपको प्राथमिक द्वितीय कोशिका है, इससे कि इसका निर्माण हो जाएगा पराग कोश की भित्ति का निर्माण हो जाएगा। पराग कोश की जो भित्ति बनेगी, पराग कोश की जो भित्ति बनेगी, अभी अपन ने देखा था पराग कोश की ये जो भित्ति है, ये जो पराग कोश की भित्ति है, इसका निर्माण इस प्राथमिक द्वितीय कोशिका से हो जाएगा। फिर इसके अंदर कितनी संरचना हो जाएगी, 4, एक बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस अभी अपन ने देखा, एक बनेगा मिडल एंडोथीसियम। ठीक है, ये जो बाह्य त्वचा है एक स्तरीय होगी, ठीक है, बिल्कुल पतली होगी, एक स्तरीय होगी और इसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एंडोथीसियम, जो एंडोथीसियम होता है ये मोटी होती है। एंडोथीसियम की विशेषता ये कि क्या होती है, बिल्कुल पतली मोटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ऐसे होती है, मोटी नहीं होगी, ये बिल्कुल पतली होगी और बहुत लंबी होगी और ये यू आकार ले लेगी। कैसा आकार, यू आकार ले लेगी। और इसके अंदर जो कोशिका भित्ति है और कोशिका भित्ति के अंदर अल्फा सेल्यूलोज, क्या ध्यान रखना है, अल्फा सेल्यूलोज के जमा हो जाने से इसके ऊपर रेशेदार पत्तियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये जो एंडोथीसियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बता देता हूं। बाह्य त्वचा क्या करेगी, बाहर से सुरक्षा, ठीक है, एक परत की होती है, कोई समस्या नहीं है, क्यूटिकल का आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, एंडोथीसियम जो है, एंडोथीसियम जो होती है इसकी कोशिकाएं पतली होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो जीवद्रव्य होता है वो सघन होता है। साथ साथ में आपको ध्यान ये रखता है कि इसके अंदर कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति के ऊपर अल्फा सेल्यूलोज जमा हो जाता है और अल्फा सेल्यूलोज के जमा होने से इसके अंदर रेशेदार पट्टियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। रेशेदार पट्टियों के निर्माण हो जाने से इसमें यू आकार की संरचना बन जाती है। कैसी, यू आकार की संरचना, देखो यू आकार की संरचना बन रही है, तो यू आकार की संरचना बन जाती है। और इसकी विशेषता ये होती है कि ये भी एंडोथीसियम में ये क्या होता है, आर्द्रता ग्रही, क्या होगा, आर्द्रता ग्रही, यानी कि ये जो आर्द्रता एंडोथीसियम है ये आर्द्रता ग्रही होता है और आर्द्रता ग्रही होने के कारण यह जो एंडोथीसियम है यह पराग के स्फुटन में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो आपको ध्यान रखना, एंडोथीसियम पराग के स्फुटन में क्या करता है, सहायता करता है। साथ साथ में इसमें अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पत्तियां पाई जाती है। ठीक है, ये एक प्रति होती है लेकिन ये लंबी कोशिका होती है। फिर ऐसे मिडिल लेयर के अंदर मध्य परतें, ये जो होती है इसकी 3 लेयर की कोशिका होती है, 3 लेयर, 1, 2 और 3 लेयर कोशिका होती है। ठीक है, और इसकी कोशिका बिल्कुल पतली होती है और ये जो कोशिका ये किसी प्रकार का कार्य नहीं करती है, सिर्फ सहायता करती है। फिर टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है। टेपिटम क्या करेगी, टेपिटम जो है वो पराग कोश की जो भित्ति है इसका सबसे लास्ट वाला स्तर है। ठीक है, पराग कोश की भित्ति का सबसे लास्ट जो स्तर है वो क्या है, टेपिटम। साथ साथ में ये जो टेपिटम है ये क्या करेगी, पोषण प्रदान करने का काम करेगी। किसको पोषण प्रदान करेगी, तो परागकण, पराग कोश की जो भित्ति होगी इसके अंदर क्या बनेगी, अरे भाई ये जो भित्ति है इस भित्ति के अंदर यहाँ पे क्या बनेंगे, लघु विषाणुधनी, और लघु विषाणुधनी में क्या बनेंगे,
परागकण बनेगी। तो परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम कौन करेगी? टेपिटम करेगी। और टेपिटम के अंदर स्पोरोपोलिन नामक एक रसायन का स्राव होता है और जिसके कारण ये टेपिटम जो होती है वो आगे चलकर पोषण का कार्य करेगी। फिर है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो होगी, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका क्या करेगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणु जनन कोशिकाओं का क्या करेगी? निर्माण करेगी और इसके निर्माण से आगे चलकर प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु धानियों का क्या होगा? निर्माण होगा। सबसे पहले परागकोश का निर्माण प्रदेश से कर लिया, परागकोश की भित्ति का निर्माण यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो अंदर का पार्ट है इसका निर्माण इससे होगा, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से। इसमें सबसे पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी, यहाँ लघु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण होगा और आगे चलकर प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी वो एक लघु बीजाणु धानी का क्या करेगी? निर्माण। और लघु बीजाणु धानी की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और उसके विभाजन जो होगा वो कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन। ये चीज आपको क्या टेपिटम के बारे में बता देता हूं। टेपिटम जो कि अपन ने देखा है परागकोश की भित्ति का अंत स्तर, परागकोश की भित्ति का जो अंत स्तर है उस अंत स्तर को क्या कहते हैं भाई? उस अंत स्तर को टेपिटम कहते हैं। और परागकोश की भित्ति के कितने स्तर अपन ने देखे? 4। सबसे पहले क्या देखा? बाह्य त्वचा। दूसरा क्या देखा अपन ने भाई? अपन ने देखा दूसरा एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम। तीसरा क्या देखा? मिडल लेयर, मिडल लेयर। और लास्ट और अंतिम में क्या देखा था अपने? टेपिटम। तो ये जो बाह्य त्वचा ये एक स्तरीय होती है, ठीक है, और ये सुरक्षा का काम करती है। एंडोथीशियम है यह एक स्तरीय होती है लेकिन इसमें अल्फा सेल्यूलोज की जमा होने से ये यू आकार में इसके रेशेदार पत्तियां मिल कहते हैं, ठीक है। और जिसके ये आदत आ गई इनकी जिसके कारण ये टेपिटम को क्या करती है? टेपिटम सॉरी ये एंडोथीशियम आदरता ग्रह होने के कारण ये क्या करती है? जब परागकणों का स्फुटन होता है उसमें सहायता करती है। मिडल लेयर होती है ये 1 से 3 स्तरीय होती है, ठीक है। अब ये दिखा टेपिटम। अब टेपिटम के अंदर आपको ध्यान रखना है टेपिटम जो है वो परागकणों की भित्ति का जो परागकोश की भित्ति का सबसे नीचे का स्तर जो है वो कौन सा है? जैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक कोशिकाओं की जो संरचना है इसके ऊपर तीसरी चौथी ऐसे करके तो 1 2 3 और 4 इसमें सबसे जो लास्ट का स्तर है वो क्या है? टेपिटम है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टेपिटम कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य जो होता है वो सघन होता है। कोशिका द्रव्य सघन होता है, केंद्रक स्पष्ट होता है, ध्यान रखना है केंद्रक स्पष्ट होता है, कोशिका द्रव्य सघन होता है और इसके अंदर जो कोशिका होती है वो बहुकेंद्रकीय होती है और बहुगुणित होती है। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है इसकी जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? बहुकेंद्रकीय और कैसी होती है? बहुगुणित, ठीक है। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। टेपिटम कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य सघन, केंद्रक स्पष्ट, केंद्रक बहु, कोशिका बहुकेंद्रकीय और बहुगुणित होती है, ठीक है। लघु बीजाणुओं की चतुष्क अवस्था तक यह स्तर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। टेपिटम विकसित कब होता है? तो लघु बीजाणु धानियों की जो चतुष्क अवस्था अर्थात 1 2 और 4 जो अवस्था बनेगी, ठीक है, 4 लघु बीजाणु धानियां की चारों जब पूर्ण विकसित हो जाते हैं तब ये विकसित होता है। लघु बीजाणु धानियों की चतुष्क अवस्था तक यह पूर्ण रूप से क्या होता है? विकसित हो जाता है। टेपिटम 2 प्रकार का होता है। आवर्त बीजी पादपों में टेपिटम 2 प्रकार का होता है। ये होता है अमीबीय और ये किसमें पाया जाता है? अधिकांश बीजपत्री पादपों के अंदर। फिर स्रावी या ग्रंथिक टेपिटम ये अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। अब आपको नोट करके यहाँ पर पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचना है। टेपिटम की कोशिकाओं में टेपिटम की कोशिका मैंने भी आपको टेपिटम 2 प्रकार का बताया, अमीबीय और स्रावी। तो ये अलग-अलग कोशिकाओं के आधार पर है। टेपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की 2 गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। वसीय प्रकृति की यानी कि उसके अंदर क्या होता है? वसा होता है। वसा क्या प्रकृति का होता है। टेपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है और उसको क्या कहते हैं? यूबीस्टाई पाई जाती है। यूबीस्टाई वसीय प्रकृति की जो गोलाकार संरचना है उसको क्या कहते हैं? यूबीस्टाई कहते हैं, जिसमें स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ के जमने से
जब यूबीस्काई जो होती है वो क्या वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचना है। वसीय जो टेपिटम है इसमें वसीय प्रकृति की, ये जो टेपिटम है इसमें मैं इसे लूं वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। और जिसको यूबीस्काई पाई जाती है जिसमें स्पोरोपोलोनिन, इसके अंदर क्या हो जाएगा स्पोरोपोलोनिन, स्पोरोपोलोनिन नामक पदार्थ के जमने से यह जो प्रो यूबीस्काई है यह यू यूबीस्काई में क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है। टेपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं प्रो यूबीस्काई पाई जाती है। कौन सी प्रो यूबीस्काई, और उसमें स्पोरोपोलोनिन पदार्थ के जमने से वो किसमें परिवर्तित हो जाती है यूबीस्काई में परिवर्तित हो जाती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जिससे स्पोरोपोलोनिन नामक पदार्थ के जमने से यूबीस्काई में परिवर्तित। फिर इसका क्या क्या कार्य है, प्रश्न कई बार आता है टेपिटम का क्या क्या कार्य है। तो टेपिटम का पहला कार्य पराग कणों के बाह्य चोर के निर्माण में सहायता करता है। पराग कण जो पोलन से बनते हैं, पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं, पराग कणों के बाह्य चोर के निर्माण में, यानी कि पराग कणों की जो बाहर की संरचना होती है बाह्य चोर के निर्माण में कौन सहायता करता है टेपिटम। ठीक है, साथ साथ में पराग कणों के परिवर्धन में ये क्या करता है टेपिटम पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है पोषण। ध्यान रखना है टेपिटम हमेशा जब पराग कणों का परिवर्धन होता है, पराग कणों का जब परिवर्धन होता है यानी कि पराग कण जब बनता है उस समय उसको पोषण प्रदान करने का काम कौन करेगा टेपिटम करेगा। साथ साथ में पराग कणों की बाह्य त्वचा के निर्माण में भी क्या करता है सहायता करता है। तो ये दो चीज है। और मैंने आपको कहा था पराग कणों के स्फुटन में कौन सहायता करता है तो एंडोथीसियम। ये आपका टेपिटम है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। खूब मेरी वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों यारों को शेयर करिए। आज के लिए थैंक्स अ लॉट।